हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। सदन में पहले दिन प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों व शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के समय में किया बदलाव। अब विद्यार्थियों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा स्कूल का समय। कोसली में किया गया मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन। पात्र लोगों को दी गई सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। और प्रदेश सरकार ने लिया वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ करने का निर्णय। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा के आज से आरंभ हुए शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन सदन में दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य, प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों व शहीद जवानों के शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई। सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सदन के सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन भी रखा तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वप्रथम शोक प्रस्ताव पढ़े और उसके बाद विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शोक प्रस्ताव पढ़कर श्रद्धांजलि व्यक्त की। विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदेश के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। शीतकालीन मौसम के अनुसार अब विद्यार्थियों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं अध्यापकों को 9:30 बजे से 2:30 बजे तक उपस्थित रहना होगा। ये आदेश 20 दिसंबर से आगामी आदेश तक लागू रहेंगे। इसके अलावा जो विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें भी इसे जारी करने की अनुमति दी गई है। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी और निजी विद्यालयों के समय में बदलाव के इस निर्णय का शिक्षकों और विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। करनाल के राजकीय मॉडल संस्कृति कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने कहा कि सर्दी तेज होने लगी है और धुंध बढ़ रही है। ऐसे में विद्यालयों के समय में बदलाव बिल्कुल सही है। निजी विद्यालय की प्रधानाचार्य ने कहा कि धुंध का समय है, बहुत से विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं। अब समय बदलने से उन्हें राहत मिलेगी। निर्णय की इंतजार थी कि कब स्कूलों का समय कब बदले, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी धुंध में और उसमें ठंड में आ रहे थे, उनको बड़ी परेशानी हो रही थी और इससे बच्चों को बड़ी राहत मिलने वाली है। और बच्चे अभी बड़े, आज जैसे बच्चों से बातचीत की तो बच्चे बड़े खुश थे कि भी हमारा समय जो है वो 10 से 2 हो गया है। जो आज ठंड का आसार थे वो बहुत ही ज़्यादा थे, मतलब सहन नहीं हो रहा था, इतनी ठंड थी। और समय जो बदला गया उसकी अकॉर्डिंग बहुत आसानी हो जाएगी सुबह आने में और एक उचित समय पर सही निर्णय लिया गया है। वहीं विद्यार्थियों ने भी सरकार के फैसले को उनके हित में बताते हुए कहा कि सर्दी में सुबह स्कूल जल्दी पहुंचने से उनको परेशानी हो रही थी और बीमार होने का भी डर था। अब समय में बदलाव होने से उन्हें सुविधा होगी। स्कूल का समय जो चेंज है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि जब सुबह बच्चे आते हैं तो कोई बच्चे गांव से आते हैं, दूर से आते हैं, जिसके कारण सड़कों पर कई धुंध गिरी होती है। तो जब स्कूल का समय जो चेंज हो जाता है इसमें धूप निकल जाती है थोड़ा बहुत, मतलब जो धुंध है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। भूटान नरेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कुछ वर्षों में बिना किसी शर्त के दोस्ती निभाई है और कोरोना महामारी के दौरान काफी मदद भी की है। प्रधानमंत्री को भूटान ने ये पुरस्कार दोस्ती और आपसी सहयोग के लिए दिया है। भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला लिया गया है। रेवाड़ी जिले के कोसली कस्बे में आज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मेले में विभिन्न विभागों की स्टॉलों का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों से सरकारी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना से समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए कार्य कर रही है। अंत्योदय मेले में विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के अनुसार लाभार्थियों को दिया जा रहा है। डायरेक्ट लाभ भी है और इसमें जागरूकता का भी
प्रचार प्रसार भी है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हमारा नारा है अंतिम आदमी का उदय, जो लास्ट पायदान पे व्यक्ति बैठा है, जिसको 2 टाइम का भोजन नहीं है, कुछ उसमें रोजगार के उनको अवसर नहीं है, उनको डायरेक्ट लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के मेले हर ब्लॉक में भरे जा रहे हैं। और इसमें जैसे मान लीजिए 50,000 इनकम है तो उसकी 1 लाख इनकम कैसे हो, उसके लिए भी उनको सुझाव भी दे जा रहे हैं और उनको लोन भी किया जा रहा है ताकि वो अपना खुद का व्यवसाय बना लें। वहीं मेले में आए लोगों ने कहा कि मेले के दौरान ही उन्हें ऋण संबंधी सभी प्रकार की जानकारी मिली है। इस तरह के मेले के आयोजन के लिए वे सरकार के आभारी हैं। सरकार ने जो आज मेला लगाया है ये बहुत अच्छा है, इसके लिए आम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसकी वजह से रोजगार मिलेगा, इसलिए सरकार ने ये जो मेला लगाया है ये बहुत अच्छा है। बहुत कुछ फायदा है, मेरे फार्म भरे हो गए पैसा का। प्रदेश सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत उन महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ किया जाएगा जो 31 मार्च 2019 तक कुल बकाया मूलधन राशि की अदायगी एक मुश्त या किश्तों में 1 जून 2022 तक कर देंगी। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि योजना की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला कार्यालय या मुख्यालय पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश को जोखिम प्रबंधन और ब्रांड विकास हर हित स्टोर्स में सर्वश्रेष्ठ पहल के लिए कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि 18 दिसंबर 2021 को डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन में होने वाले प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट 2021 में हरियाणा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस समिट का उद्देश्य कृषि के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियां, किसान की आय को दोगुना करना, विचारों का एकत्रीकरण और बहुमूल्य अनुभवों को साझा करना है। पंचकुला में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के भानु प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में चल रही 35वीं इंटर फ्रंटियर शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिता की चैंपियनशिप ट्रॉफी उत्तरी फ्रंटियर ने प्राप्त की। इस अवसर पर युवा एवं खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता में जिस तरह का जोश ITBP के जवानों ने दिखाया है, इससे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने 1971 की लड़ाई में शामिल हुए वीर जवानों से निवेदन किया कि वे सुरक्षा बलों के बीच जाकर उन्हें युद्ध कौशल से अवगत करवाएं। और बधाई के पात्र हैं हमारे IG साहब ईश्वर जी और DIG साहब शर्मा जी और सभी हमारे नौजवान जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। लगभग 500 के आसपास नौजवानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और खुशी की बात यह है कि इन्हीं के हायर ऑफिसर ने मैक्सिमम मेडल भी जीते। इसमें एक आइडियल के रूप में वो सामने आए हैं और मैंने एक हेल्दी एक कंपटीशन के रूप में भी कहा है कि आगे आने वाले समय में इन्हीं को बीट करने के लिए और नौजवान साथी आगे आएं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में आयोजित एक शाम शहीदों के नाम समारोह में 1971 के युद्ध में शामिल रहे पूर्व सेना अधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी रक्षा उद्योग का आधुनिकीकरण किया गया है। को कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हरियाणा में सैनिक, पूर्व सैनिक और उनके परिवारों के कल्याण के लिए अलग से विभाग का गठन किया है। विभाग के माध्यम अनेक योजनाएं लागू की गई है। 60 वर्ष व इससे अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक व उनकी वीरांगनाओं व भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों तथा 62, 65, 71 की युद्ध विधवाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 2016 से 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये मासिक की गई है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भारतीय थल सेना में 10, वायुसेना में 12 और नौसेना में 16% जवान हरियाणा के हैं। इसलिए प्रदेश में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी बनाने की आवश्यकता है, जिस पर इस साल प्रभावी कार्य किया जाएगा। मैं 50वें विजय दिवस की इस गांठ पर तमाम उन शहीदों को, उन सैनिकों को जिनने इस युद्ध में भाग लिया, नमन करता हूं।
डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। देश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि देश में प्रतिदिन संक्रमण के लगभग 7,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या 86,415 है। अधिकारियों ने बताया कि देश में अभी तक कोरोना रोधी टीकाकरण की 136 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि ओमिक्रॉन को हल्के में न लें, ये बहुत तेजी से फैलता है। देश के 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के अभी 101 मामले सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि इससे बचाव के लिए वैक्सीन, मास्क और अन्य जरूरी उपाय अपनाना आवश्यक है। देश में 0.8% वीकली केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, तो यह पॉजिटिविटी पिछले 17 हफ्तों से देश में पॉजिटिविटी 3% से कम, यानी कि जहां पर कि हम 17 अगस्त वाले सप्ताह में हमने 3% केस पॉजिटिविटी नोट की थी, उस समय से यह 3% से कम नोट की जा रही है। गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण योजना आरंभ की गई है। योजना के तहत किसानों को धान और गेहूं के फसल चक्र को छोड़कर अन्य फसलों की खेती करने के लिए जागरूक किया जाता है। कैथल के बागवानी विभाग के जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के किसान फसल विविधीकरण अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। योजना का लाभ उठाने वाले किसानों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। देख रहे हैं हर बार हमारा भूमि का जल स्तर गिरता ही जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही आह्वान है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी कैसे बचाया जाए। उस दिशा में केवल और केवल फसल विविधीकरण और बागवानी की तरफ आकर ही पानी की बचत की जा सकती है। और आपने देखा भी होगा पीछे हमारा अभी काफी लोगों ने जीरी के रकबे को छोड़कर बागवानी के रकबे को काफी अपनाया है, और जो कि एक सराहनीय कदम है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और आह्वान करना चाहूंगा, सभी किसान भाई अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण अवश्य करवाएं, ताकि सरकार द्वारा मिलने वाली और बागवानी विभाग द्वारा मिलने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। किसान जरनैल सिंह ने बताया कि वे कृषि भूमि में जैविक खेती करते हुए सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। वे सरसों की फसल सहित विभिन्न प्रकार की सब्जियों और फलों की जैविक खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि खेती के साथ ही वे पशुपालन भी करते हैं और पशुओं के गोबर से जैविक खाद तैयार करते हैं। हमने पिछले कई सालों से सारे भारत देश के लोगों ने एक या दो फसलों के ऊपर ही सारा जोर दिया है, जिसके कारण हमारे पास बहुत सारी दूसरी फसलों की कमी हो गई है। जैसे कि हम बाहर से पहले तेल मंगवाते थे, अब तेल वहां से बंद कर दिया कि वो खाने लायक नहीं था। अब सरकार ने हमारे को ये योजना के तहत हमारे को बीज दिए हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। सदन में पहले दिन प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों व शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के समय में किया बदलाव। अब विद्यार्थियों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा स्कूल का समय। कोसली में किया गया मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन। पात्र लोगों को दी गई सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। और प्रदेश सरकार ने लिया वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ करने का निर्णय। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।